हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पार्ट 2 में। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए तो पार्ट 2 आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीकैप से। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या डिस्कस किए थे हम लोग पार्ट 1 में। ओके, सो पार्ट 1 में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज जो रेस्ट पर है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों ही बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स पे। ठीक है, ओके। सेकेंड हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन देखी थी, चार्ज का सिंबल देखा था, चार्ज की एसआई यूनिट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चार्ज के बारे में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच रिपल्शन होता है, या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं उनके बीच भी रिपल्शन होगा। अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था एक ऐसा डिवाइस जो ये डिटेक्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो ये टेस्ट करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हमने देखा था चार्जिंग मेथड्स, या एक ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि केवल और केवल नेगेटिव चार्जेस को ही मूव किया जा सकता है, उन्हीं को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं लाया जा सकता। ठीक है ना, दो रीजन भी देखे थे हमने कि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, प्रोटॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा था चार्जिंग मेथड्स। इसके बाद हमने देखा था चार्जिंग मेथड्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की है, इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की है पार्ट 1 में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स फोर्स से। आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर स्लाइड 2, दैट इज कूलम्स लॉ। फाइन, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कूलम्स लॉ स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस से Q1 एंड Q2, दो चार्ज हमने लिया है, उनके बीच जो फोर्स लगता है, अब दोनों चार्ज अगर सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स रिपल्सिव होगा। और दूसरे केस में अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने लिया है, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस अगर हम ले रहे हैं, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, वो दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, that is Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, ये कूलम्स लॉ जो है ये स्टेट करता है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी क्लास 11th में देखा हुआ है, दैट इज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। पहले हम समझ लेते हैं कि ये कूलम्स लॉ क्या है। फाइन, तो अगर हम दो चार्ज कंसिडर कर लें, दैट इज Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है सपोज। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें ये पता चला कि द फोर्स बिटवीन, दैट इज जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है इनके बीच में,
वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। फाइन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, दैट इज Q1 इंटू Q2, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, तो स्क्वायर ऑफ r दैट इज r स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है Fe इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है हमारे पास k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये है फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जहां पे k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट k की वैल्यू होती है, k की जो वैल्यू है, तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, k की यूनिट की बात करूं, तो k को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? k को लिख सकता हूं मैं यहां से फोर्स इंटू r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ऐसा लिख सकते हैं। सबको शिफ्ट करके केवल k को एक साइड रखते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए यूनिट की, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, r डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, उसका स्क्वायर लगा हुआ है, और Q1 का कूलम, Q2 का भी कूलम। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ इसकी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ठीक है, तो k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यहाँ पर लग रहा है, कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यूनिट आपको दिख रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं एकदम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इस k को हम एक और तरीके से लिखते हैं, इस k को हम एक और तरीके से लिखते हैं। k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, जिसकी वैल्यू स्टिल रिमेन्स द सेम, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। लेकिन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एयर की बात कर लें या वैक्यूम की बात कर लें, उस केस के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो देखिए एप्सिलॉन नॉट और k रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इसलिए यूनिट ऑफ k जो है उसको रेसिप्रोकल करने से यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाता है, दैट इज n टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 एंड कूलम टू द पावर 2। ये आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाती है। जहाँ तक बोर्ड्स की बात की जाए तो बोर्ड्स में सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है, तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ये सारी वैल्यूज को याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट स्टिल यू शुड नो द वैल्यूज, क्योंकि मतलब नॉर्मल जब आप सॉल्व करेंगे स्कूल में एग्जाम होंगे तो उसमें ये वैल्यूज गिवन नहीं होती है आपको। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें एकदम क्लियर होंगी कि k का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर f के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये E जो मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच का फोर्स है। फाइन, ओके। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट भी यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे को यहाँ तक वैल्यू मिल चुकी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, फाइन। नाउ ओके, नाउ हमें पता है फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मैं उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं मतलब उसके पास क्या होने वाला है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। मींस इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड तो डिस्कस कर लिया, दैट इज Fe इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मैग्नीट्यूड तो डिस्कस कर लिया, लेकिन जब डायरेक्शन की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दो चार्जेस ले रहा हूं, दैट इज Q1 एंड Q2। अभी ये दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, मैं पॉजिटिव पॉजिटिव मान लेता हूं, नेगेटिव नेगेटिव भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है r। अब होगा क्या कि इनके बीच जो है अभी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। फाइन, तो ये जो रिपल्शन होगा ये किस डायरेक्शन पे होगा? अगर मैं बात करूं Q1 की, तो Q1 किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा?
Q1 उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे लग रहा है कि इस डायरेक्शन पे कि इस डायरेक्शन पे, ये जानना जरूरी है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है हमेशा ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होता है। जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग लगेगा। मतलब ये जो लाइन है इसी के अलोंग फोर्स लगेगा, ये करेक्ट है। ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन नहीं होंगे, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ऑलवेज जो डायरेक्शन होगा फोर्स का दैट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ओके, तो अगर यहां पे बात की जाए रिपल्सिव फोर्स होगा तो यहां पर एक फोर्स और यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F on 2 by 1। ये सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट चार्ज लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 by 1, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F12 दैट इज फोर्स ऑन 1 by 2, ऑन 1 by 2, ठीक है। जब आप F21 यूज कर रहे होंगे तो आप R ले लेंगे R21, जब आप F12 यूज कर रहे होंगे तो आप R ले लेंगे R12, ठीक है। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, कंसेप्ट स्टिल रिमेन्स द सेम कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, फाइन, ओके। वैसे दूसरा, अगर हम दूसरी पोलैरिटी के चार्जेस ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज Q1 पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है सपोज, ओके। इनके बीच का भी डिस्टेंस R है। तो इस केस पे जब वो फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा Q1 पे और इस डायरेक्शन पे लगेगा Q2 पे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ओनली, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ फोर्स लगेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं F(1) by 2 और इसको बोल सकते हैं F(2) by 1, ठीक है। तो आई होप आपको मैग्नीट्यूड भी क्लियर है फोर्स का और डायरेक्शन भी क्लियर है फोर्स का। और फोर्स की ऐसा यूनिट आपको पता ही है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको जो कूलम फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बारे में पूरा आइडिया लग गया अभी, ठीक है, ओके। अब हम एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन, एक बार हम कंपैरिजन देख लेते हैं, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन Fg एंड Fe। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और Fe जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ओके। सो यहां हम Fe ले लेते हैं और यहां हम Fg ले लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा कुछ सिमिलैरिटी, कुछ डिससिमिलैरिटीज देख लेंगे। सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर दोनों के बीच जो सिमिलैरिटी है हम उसकी बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि Fe जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और Fg जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है, ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा, फाइन, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इट बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके। सो Fe जो है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड सिमिलरली Fg, ओके, इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, फाइन। अगर हम डिसिमिलैरिटी मतलब डिफरेंस की बात करें, अगर डिफरेंस की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस में Fe जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर दो चार्जेस सेम है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दो चार्जेस अलग है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, फाइन। लेकिन Fg की जब बात की जाए, जो Fg जो है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, फाइन, ओके। तो डिफरेंस की बात की जाए तो ये इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और repulsive, it can be or it is only attractive force, it is only attractive force, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा है डिफरेंस बिटवीन द Fe और Fg के बीच में, बेसिक डिफरेंस का आइडिया आपको लग गया, फाइन, ओके। अब डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म, यहां से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ के इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द
वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ ई। ठीक है, हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि हम दो चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, सो Q1 चार्ज जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर है R1 और जो दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2 उसका पोजीशन वेक्टर है R2, इस तरीके से। ठीक है, फाइन। अब आपके पास दो चॉइसेस है। अब फॉर एग्जांपल मैं दोनों को पॉजिटिव मान के चलता हूं, ठीक है, जिनके बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। तो अब आपकी चॉइस है, आप उसको F21 भी ले सकते हैं, F12 भी ले सकते हैं। 1 का रिपल्शन 2 पे या 2 का रिपल्शन 1 पे, किसी को भी एक को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 1 का रिपल्शन 2 में ले रहा हूँ। ओके, तो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि 1 का रिपल्शन 2 पे लगेगा। फाइन, एंड दैट विल बी व्हाट, इसको हम R से डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल R जो होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा, जो कि ये हो जाएगा दैट इज R2 माइनस R1, क्योंकि R2 जो है वो फाइनल पॉइंट है और R1 जो है वो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट हम ये R लिख सकते हैं। फाइन, ओके। अब अगर मैं बात करूं F की, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, जो कि हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, अपॉन R स्क्वायर होता है। ये R जो है यहाँ पर ये। फाइन, अगर मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, जैसे अभी ये स्केलर केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैं अगर डायरेक्शन ऐड कर दूंगा तो वो उसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऐड करने के लिए मेरे को सिर्फ ये डायरेक्शन ऐड करना है। काफी जगह इसको R2 माइनस R1 लिखते हैं, या इसको हम R21 भी लिख सकते हैं वेक्टर। ठीक है, सारे रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकते हैं रिप्रेजेंटेशंस। फाइन, तो वेक्टर क्या होता है, अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर की, तो R कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। ठीक है, सिर्फ ये यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेने से यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, R21 जो है उसका R कैप लगा देना। R21 का क्या करना है, मुझे बस R कैप लगा देना है। ठीक है, R21 का कैप लगा देना है यहाँ पर, और ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं Fe की बात करूं, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसी तरीके से इसको लिखा जाए, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी R21 का वेक्टर अपॉन R21। और इस केस में इसको भी हम R21 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 का वेक्टर इधर, एंड दैट इज व्हाट इज Fe, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं, आप 1 पे फोर्स निकालना चाहते हैं 2 का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एरो ऐसे शिफ्ट करना है, एंड दैट इज R12। यहाँ आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, क्योंकि अब फाइनल आपका 1 है और इनिशियल आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सो पहले आप एक डायरेक्शन प्री डिसाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से आप उसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, ओके। अब यहां पर जो हमने फोर्स निकाला है, दैट इज F21 निकला है, ये F21 है। अब होगा क्या कि दोनों फोर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है ना, सो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज F21 इज इक्वल टू F12, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, सो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको वेक्टर फॉर्म समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। फाइन, आप अगर ये फॉर्म लिखते हैं तो दिस फॉर्म इज ऑल्सो ओके। आपको बस डायग्राम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। ओके, तो दो चार्जेस आपको गिवन है, दो चार्जेस आपको गिवन है। चार्ज Q1 है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और सेकेंड चार्ज आपको गिवन है दैट इज 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है इनके बीच का फोर्स, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस। ओके, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट कर रही है, सो K इज व्हाट 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻7,
उसके बाद Q2 की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, सो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड 30 इंटू 10 टू द पावर -2. इसको बस आपको सॉल्व करना है. तो एक तरीका तो ये है कि क्या करने वाले हैं, हम नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे और 10 के पावर्स को सेपरेट कर लेंगे. उससे ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर्स और 10 के पावर्स को सेपरेट कर लेता हूँ. सो 9 इंटू 2 इंटू 3 ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज 9 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या है 30 इंटू 30 है. तो मैं 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ इसको. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 3 इंटू 100. ठीक है, और 2 बार 3 है इसलिए 3 इंटू 3 कंसिडर कर लेते हैं. तो बस मैंने इन दो जीरोस को अलग कर लिया है. ठीक है, अब 10 के पावर्स हमारे बन जाएंगे इधर, दैट इज 10 का पावर 9 आ जाएगा, 10 का पावर -7, 10 का पावर -7 और नीचे आ जाएगा 10 का पावर -2 2 बार. तो पहले आप सेपरेट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस इजी हो जाएगा. हालांकि ये न्यूमेरिकल उतना डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू और जो आपको फ्यूचर में आने वाले हैं. सो 3 इंटू 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 3 इंटू 2 6 बचता है बस आपके पास. मल्टीप्लाई, आप 10 के पावर्स को सॉल्व कर देते हैं. ये +2 है 10 का पावर, ये -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा. ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 9 + 2 हो जाएगा 11, सो 10 का पावर 11 और ये -14 है, -14. ओके, सो दैट इज 6 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन. इतना फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में. ठीक है, आई होप कैलकुलेशन एकदम आसान था, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था और कुछ नहीं था. फाइन, देखते हैं एक और क्वेश्चन. ये भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb is in air. in air की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला में यूज होता है, इसलिए आपको इन एयर स्पेसिफाई कर दिया हुआ है. 0.2 न्यूटन वो फोर्स है. फाइन, आपको निकालना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला दैट इज K Q1 बाय R स्क्वायर. क्लियर है, तो फोर्स आपको गिवन है ऑलरेडी 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. आपको चार्ज पता है Q1 दैट इज 0.4 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज है आपके पास 0.8 माइक्रोकूलम मतलब 0.8 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. यही R आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या इस R स्क्वायर को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और 0.2 को यहाँ ले आ सकते हैं. ठीक है, मैं बस वही कर रहा हूँ. ये R स्क्वायर शिफ्ट यहाँ पर आ गया और 0.2 भी शिफ्ट हो गया. तो यहाँ आ गया 0.2 और यहाँ चला गया R स्क्वायर. अब क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर फाइंड करना है हमारे को, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करिए पेयर्स के मल्टीपल में लिखिए, उससे स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा. अगेन मैं नंबर्स को सेपरेट कर लेता हूँ. ये डेसिमल अगर हट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटा नीचे 10 आ गया और ये डेसिमल हटा नीचे एक और 10 आ गया. फाइन, ओके. सो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 और 10 और नीचे है 10 इंटू 10. ठीक है, सो एक 10 कैंसिल हो गया. फाइन, एक 10 को कैंसिल करके मैं इसको पावर 8 कर सकता हूँ. 2 से कैंसिल हो गया ये 4 टाइम्स. ठीक है, ओके. अब R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, उसके बाद लिखा हुआ है 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर्स क्या हो जाएंगे, -6 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा. -12 प्लस 8 हो जाएगा -4. ओके, सो 10 का पावर -4 है जिसको मैं 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 लिख सकता हूँ. जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 3. पेयर में से सिर्फ एक वैल्यू लीजिए. यहाँ भी 4 का पेयर है तो एक वैल्यू, 10 - 2 का पेयर है तो 10 पावर -2. तो R की वैल्यू मिल जाएगी 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स. ठीक है, या आप R को लिख सकते हैं 0.12 मीटर. ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, ये आपके सामने वैल्यू आ चुकी है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. हमने इससे पहले देखा था कि फोर्स चाहे पहला चार्ज दूसरे पे लगाए चाहे दूसरा चार्ज पहले पे लगाए, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होता है. इसीलिए हमने रिलेशन लिखा था दैट इज F12 का वेक्टर माइनस F21 वेक्टर. ये नेगेटिव साइन इसलिए आती है
कि डायरेक्शन अपोजिट होता है, और एल्स अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो f ऑफ 1 2 का मैग्नीट्यूड f ऑफ 2 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। सो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो ये उतना ही होगा जितना पहला दूसरे पे लगा रहा था, दैट इज 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, बिकॉज द फोर्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। आपको किसी में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, फाइन, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। अगर सॉल्यूशन जैसे बड़ा होगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पार्ट 1 देखे बिना इस पार्ट को देखे हैं तो एक बार आप उसको देखिए, ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।